नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय रुपए की गिरावट आज भी जारी है। आज शुरुआती कारोबार में 28 पैसे गिरकर रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया। इसी के साथ एक अमेरिकी डॉलर का भाव 90 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं इस गिरावट पर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर बुधवार को लिखा, रुपया अब 90 पार है। इसकी मुख्य वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी बिकवाली है, चाहे वो एफपीआई हो या फिर एफडीआई के तहत प्राइवेट इक्विटी। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई जारी है। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट की बड़ी पैमाने पर दोबारा जांच से जुड़ी है, जिसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में लागू किया गया है। सुनवाई के दौरान टीचर्स यानी बीएलओस पर बढ़ते दबाव का मुद्दा सामने आया। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को बताया कि बीएलओस पर जो दबाव है वो उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि काम का अत्यधिक बोझ और मुकदमे की धमकी है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी समर्थन करते हुए कहा कि अधिकतर बीएलओस शिक्षक हैं, वो कोर्ट में शिकायत करने नहीं आ सकते, उन्हें प्रोसिक्यूशन यानी केस करने की धमकी दी जा रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, बीएलओस को सिर्फ 1200 फॉर्म भरने हैं। पहले इसमें 30 दिन थे, अब बढ़कर 37 दिन कर दिए गए हैं, इसलिए डर और दबाव वाली बात गलत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी है कि पर्याप्त कर्मचारी इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराए जाएं और जरूरत पड़ने पर बीएलओ बदलने की व्यवस्था भी की जाए। सुनवाई जारी है और कोर्ट जल्द ही अपने निर्देश दे सकता है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसी तारीख पर यानी 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद हुमायूं को अब टीएमसी ने निलंबित कर दिया गया है। इसके जवाब में बीजेपी और एक हिंदूवादी संगठन ने मुर्शिदाबाद में ही अयोध्या की तर्ज पर 2 अलग अलग राम मंदिर बनाने का दावा किया। बीजेपी का यह भी कहना है कि कोई भी अपनी जमीन पर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। अगर बनी तो अयोध्या जैसा हाल होगा। बाबरी नाम को लेकर विवाद के सवाल पर हुमायूं कहते हैं, नाम पर आपत्ति कैसे है? अगर मेरा बेटा पैदा हो तो मैं उसका क्या नाम रखूं? ये बताने वाली बीजेपी कौन होती है? अपनी ही पार्टी के साथ ना देने पर हुमायूं कहते हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का सिद्धांत मानूंगा, लेकिन ये मेरे कौम का मामला है। कौम के लोग मदद कर रहे हैं, पार्टी का बोलना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। आज संसद परिसर में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने दिल्ली एनसीआर की बढ़ती प्रदूषण समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। विपक्षी सांसदों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारे लगाए और प्रधानमंत्री से बयान देना बंद करो, कार्रवाई करो की मांग की। कई सांसद मास्क पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए ताकि ये दिखाया जा सके कि दिल्ली में जहरीली हवा की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में 2025 की पराली सीजन 30 नवंबर को खत्म हो गया। इस बार दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं 2021 के मुकाबले 90% घट गई, यानी पिछले 5 साल में सबसे कम। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा बेहद खराब रही और पिछले महीने प्रदूषण को लेकर विरोध भी हुए। इससे साफ होता है कि दिल्ली का ज्यादातर प्रदूषण लोकल स्रोतों से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को दिल्ली के प्रदूषण का बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि जब महामारी के दौरान गाड़ियां नहीं चल रही थी और पराली तब भी काफी जली थी, तो आसमान नीला क्यों था? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण के लिए पराली के बहाने छिप नहीं सकते। असल समस्या शहर के भीतर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कश्नर की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी बैठक हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उनके सलाहकारों का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ये बयान अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों की मुलाकात के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि रूस क्या कर रहा है, मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से काफी अच्छी मीटिंग हुई है। हम आगे पता लगाएंगे। ये वो युद्ध है जिसे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत की राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये उनकी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल मानी जा रही है। मॉस्को के एक विश्लेषकों के मुताबिक अमेरिका के दबाव से भारत रूस संबंध को बचाना राष्ट्रपति पुतिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। वॉशिंगटन की नाराजगी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बावजूद पुतिन भारत के साथ पुराना रणनीतिक रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन की इस यात्रा का मुख्य एजेंडा रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को सुरक्षित रखना है। अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत के साथ रक्षा सहयोग से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। अमेरिका ने इसे दोनों देशों की रक्षा संबंधों के लिए अच्छी खबर बताया है। दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित अमेरिकी नीति देखने वाला ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ब्यूरो ने बताया कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने 24 SS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए सस्टेनमेंट पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का विकास लॉकहीड मार्टिन ने किया है। बयान के अनुसार 94.6 करोड़ डॉलर का ये पैकेज भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करेगा और अमेरिका सहित क्षेत्रीय साझेदारों के साथ तालमेल बढ़ाएगा। अमेरिका ने कहा यह कदम दोनों देशों को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। दिल्ली में संसद भवन के अंदर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष की अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली इस बंद कमरे की बैठक ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें फिर तेज कर दी। सूत्र के मुताबिक बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और संभावित कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा हुई। इससे पहले सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी RSS की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लंबी चर्चा चली। उम्मीद है कि इस हफ्ते यूपी अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें JP नड्डा 2020 से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और 2023 में उन्हें विस्तार दिया गया था। पार्टी परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव औपचारिक होता है, लेकिन आमतौर पर सर्वसम्मति से एक ही नाम तय किया जाता है। माना जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया 14 जनवरी के बाद तेजी से पूरी की जाएगी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ताकत पर IAS रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा है कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि PMO नवनीत सहगल से नाराज हो गया था। सहगल की शिकायत भी PMO तक पहुंची थी। इसके चलते सहगल से इस्तीफा लिया गया। बता दें, इससे पहले हीरेन जोशी प्रसार भारती के CEO थे। उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ा था। ये भी अचानक था और इसके पीछे आंतरिक विवाद या सरकारी दबाव की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे हीरेन जोशी सागा का पहला परिणाम बताया जा रहा है। मतलब जोशी के जाने के बाद प्रसार भारती में सफाई अभियान चल रहा है और सहगल इसका अगला शिकार बने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीजेपी नेताओं से मिलकर नई राजनीतिक जोड़तोड़ करने की खबरों को कांग्रेस ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद KC वेणुगोपाल ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड में बिल्कुल मजबूत है और टूटने वाला नहीं है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने हेमंत सोरेन जी से बात की है। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार झारखंड में पूरी तरह एकजुट है और जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा ये सारी अफवाहें राइट विंग ट्रोल नेटवर्क फैला रहे हैं जो राजनीतिक असुरक्षा का नतीजा है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वो NDA के साथ जाने वाले हैं। दरअसल हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली गए थे और वहां कुछ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई। इन्हीं अटकलों ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की चर्चा को तेज कर दिया। इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की भी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसे भी राजनीतिक हलकों में जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें, सोरेन के खिलाफ ED मामलों की वजह से चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ED की लंबित जांचों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि वो केंद्र सरकार से बेहतर संबंध बनाने या नई राजनीतिक साझेदारी बनाने की सोच रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के हालिया अच्छे प्रदर्शन के कारण वो ICC की ताज़ा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए।
आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोहली के अब 751 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं। वो अपने ही साथी रोहित शर्मा से सिर्फ 32 अंक पीछे हैं। फिलहाल वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.